हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस रिटर्न यानी 24Q सैलरी पर्सन का जो टीडीएस काटे हैं उसका रिटर्न कैसे भरेंगे फोर्थ क्वार्टर का। इसका पर मैं ऑलरेडी वीडियो 2 बनाया हूँ, लेकिन बहुत सारा डाउट इसमें आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग सारा डाउट क्लियर करेंगे। जो जो डाउट मेरे पास आया है उसको लेके इस वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कि ये डाउट क्लियर हो जाए। जो मैं पुराना वीडियो में ऑलरेडी है उसका ऊपर मैं और नहीं बोल रहा हूँ। मेरा इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा एनेक्स 2 सैलरी डिटेल्स में। बहुत सारा आदमी क्या कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग का जो स्टाफ जो है होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम किया है तो उसको कहाँ पे दिखाएंगे। वहाँ पे नेगेटिव में दिखाने से एरर आता है, या फिर रिबेट कहाँ पे दिखाएंगे, न्यू रिजिम का रिबेट, ओल्ड रिजिम का रिबेट, सारा चीज़ हम लोग इसको डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं जैसे बताऊंगा, जिस तरह एनेक्स 2 बोलूँगा इसी तरह ही आपको भरना होगा, कोई एरर नहीं आएगा। ध्यान से पूरा एंड तक देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आप नोटिंग कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा आदमी इसमें गलती करता है। ये गलती आप नहीं करिए, करेंगे गलती तो आपके पास डिमांड आएगा, फिर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। मैं अभी फॉर्म्स के बारे में या फिर चालान के बारे में या फिर एनेक्स 1 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बनाया हूँ। उसका ऊपर नील बनाना है तो नील में कैसे बनना है, या फिर आपका क्वार्टर 4 में टीडीएस कटा है उसका ऊपर कैसे यहाँ पे भरना है एनेक्स में चालान में, वो नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ मैं अभी एनेक्स 2 बोलूँगा, सैलरी डिटेल्स। ठीक है, ध्यान से हर चीज़ ये करिए। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, एक ओल्ड रिज्यूम का और एक न्यू रिज्यूम का। ऊपर जो है रंजन ओल्ड रिज्यूम में है, नीचे जो गबिन उसको लिया हूँ न्यू रिज्यूम में। सिंपली आप ये सब भरने के बाद एनेक्स 2 में जैसे आएंगे, यहाँ पे आपका जितना सारा स्टाफ है, भले ही उसका टीडीएस काटें या नहीं काटें, जितना सारा आपका स्टाफ का है वहाँ पे यहाँ पे डिटेल्स दे देंगे। कोई किसी का इनकम 4 लाख हो सकता है, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख। तो जिसका इनकम है उसी तरह आपको उसका डिटेल्स भरना होगा जितना सारा स्टाफ का है। एनेक्स 2 में सिर्फ कंप्यूटेशन पार्ट है, साल भर का जितना सैलरी है वो भरना है। ये क्वार्टर 4 के लिए रिलेवेंट, क्वार्टर 4 में जो टीडीएस काटे उसके लिए सिर्फ ये भरना है, नहीं, ये पूरा साल भर का जितना सारा आपका स्टाफ है उनका सैलरी डिटेल्स यहाँ पे देंगे, भले उसका टीडीएस एप्लीकेबल हो या नहीं हो। रिलीफ मिल जाता है, इसलिए टीडीएस नहीं कटना पड़ता है, वो चीज़ यह ध्यान रखेंगे। जैसे ही एनेक्स 2 में आएंगे, यहाँ पे आप एड रो में करेंगे तो जितना आपको स्टाफ है उतना एड रो कर देंगे। एड रो करने के बाद स्टार्टिंग से आपको तुरंत चला जाना है इसमें लास्ट में। जैसे ही एड रो कर दिए और कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही करेंगे, नहीं तो आप एरर आ जाएगा, फिर मेरे को कमेंट के जरिए पूछेंगे सर ये एरर आ रहा है। मैं जैसे बता रहा हूँ ये ध्यान रखिए, ठीक है। पूरा लास्ट में जाके आपको पहले आपको ये वाला जो है ना आपका 93 वाला जो है, यहाँ पे आप ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम चूज कर लीजिए। येस नो ऑप्शन चूज कर लेंगे। येस मीन्स यानी ऑप्ट आउट हो जा रहे हैं, सेक्शन 115 BAC से ऑप्ट आउट हो जा रहा है इसलिए येस कर रहे हैं। नो यानी आप न्यू रिज्यूम में रहना चाहते हैं इसलिए आप नो कर रहे हैं, ऑप्ट आउट नहीं होना चाहते हैं तो नो कर रहे हैं। यहाँ पे नो हो गए यानी आप न्यू रिज्यूम चूज कर रहे हैं, येस यानी आप ऑप्ट आउट हो गए, ओल्ड रिज्यूम में चले गए। तो ओल्ड रिज्यूम में आपको डिडक्शन मिलेगा ETC से लेके ATU का, और यहाँ पे न्यू रिज्यूम में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप येस नो एक्टिव करेंगे ऑटोमेटिक ये जो डिडक्शन के जगह में ये ब्लैक आउट हो जाएगा। ये क्योंकि मैं न्यू रिज्यूम चूज किया हूँ नीचे वाला का, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आपका ब्लैक हो गया, ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, इसको येस करने से ये आ जाएगा। तुरंत ये करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जो भरना है आप भरेंगे। यहाँ पे कैसे भरेंगे, पहले आपका स्टाफ का पैन नंबर भर देंगे, उसका नाम भर देंगे, कौन सा कैटेगरी में आते हैं, वो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, अदर है या वोमेन में है, तो उस कैटेगरी चूज कर देंगे। अदर यानी बिलो 60 ईयर जिन लोग का एज है वो अदर में चूज करेंगे, लेडीज होंगे तो वोमेन चूज करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब चीज़। सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी आप चूज कर लेंगे एज ग्रुप का हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखें कि डेट जो है
करेंट फिनेंशियल ईयर, कोई कोई एम्प्लॉय क्या है आपके पास काम करने आते हैं या जॉब में आते हैं 2 महीने के बाद या 5 महीने के बाद आपको आते हैं, तो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट डालना है, क्योंकि मेरा केस में स्टार्टिंग से ही है वो, तो इसीलिए मेरा स्टार्टिंग डेट और एंड डेट मेरा पूरा साल का लिया हुआ है। लेकिन आपका हो सकता है कि कोई स्टार्टिंग से था लेकिन बीच में छोड़ दिया, तो जिस दिन आपको वो छोड़ के चला गया उसका डेट यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए पूरा ड्यूरिंग द पीरियड में, तो पूरा ऐसे 1/4 से लेके 31/3/2024 भर लेंगे। या फिर आपके पास से आया 6 महीने के बाद या जून में आया तो 1 जून 2023 से 31/3/2024 का करेंगे। ये जहाँ पे जो मान लीजिए प्रीवियस एम्प्लॉयर के मतलब आपके पास 8 महीना काम किया, किसी दूसरे के साथ 4 महीना काम किया, तो दूसरे के पास जो यहाँ पे 4 महीना काम किया रिपोर्ट करना होगा यहाँ पे अदर एम्प्लॉयर का डेट में कितना उसको सैलरी मिला है, वो डिक्लेरेशन दे रहा है तो आपको यहाँ पे भरना होगा। मेरा केस में कुछ नहीं तो मैं भर नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 16II में ये क्या है, पी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपको ओल्ड रिज्यूम में मिलेगा, न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा। आप देखिए क्लिक करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, ये ओल्ड रिज्यूम में मिलेगा, न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा। ये हो गया 16III हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इसमें बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग के लिए, हम लोग के लिए प्राइवेट के लिए नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे 0 किया हूँ और न्यू में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया 16IA, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड रिज्यूम या न्यू रिज्यूम चूज करिए, आपको 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। यानी आपका सैलरी किसी का 40,000 होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको 40,000 मिलेगा, यानी मैक्सिमम 50,000 मिलेगा। उससे ज़्यादा सैलरी होगा तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, बाकी का ऊपर जो भी टैक्स स्लैब आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में पता चल गया। अभी ये ऑटोमेटिक आएगा, ये जो ब्लैक जितना है वो क्या होता है कि आप आगे जैसे भरेंगे ना तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकम और यहाँ पे लॉस के बारे में, हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कब आएगा, यानी आप इंटरेस्ट क्लेम करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका लॉस जो है कि रेसिडेंटल प्रॉपर्टी आप खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 2 लाख रुपया ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिगर माइनस में डाला हूँ, ध्यान रखिए। यहाँ पे बहुत सारा क्वेरी आता है कि माइनस में नहीं ले रहा है, लेगा, आपके सामने ही दिखाऊंगा कि लेगा, कैसे नहीं लेगा। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, तो आप माइनस फिगर डालने के बाद आपको आगे का जो डिटेल्स वहाँ पे भरना है कि आप होम लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट लिए, उसका पैन या क्या चीज़ वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, वो चीज़ आप नहीं देते हैं, जिस वजह से ये एरर आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 लाख डाला हूँ तो आपको भी देखेंगे 2 लाख डालने के बाद यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा कि वो ये वाला जो है आपको होम लोन डालने के बाद ना आपको कहाँ डालना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद ना आपको ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये आपको भरना जरूरी है। ये चीज़ ये यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे 42, 43 एंड 44 ये तीनों चीज़ भरना चाहिए, क्योंकि आप एक ही बैंक से लिए होंगे तो 42, 43, 44 लेंगे, 2 बैंक से लिए होंगे तो 45, 46, 47 भी भरना होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड नंबर में है लैंडलर, सेकेंड लैंडलर के लिए इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है और फर्स्ट लैंडलर का ये इन्फॉर्मेशन है। आपको होम लोन लिए हैं तो आपको यहाँ पे येस करना पड़ता है, होम लोन नहीं लेते तो नो करते, कि जो ही आपका स्टाफ कोई होम लोन नहीं लिया तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं माइनस में दिखा है तो आपको यहाँ पे मैं येस किया, इसीलिए वो एरर नहीं आएगा। तो येस में किया, होम लोन का येस है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका पैन नंबर दीजिए। बैंक का पैन नंबर आपको पता होगा तो आपको यहाँ पे वैलिड पैन नंबर में एंटर करेंगे, नहीं पता है तो आपको यहाँ पे देखिए, मैं जैसे माउस लेता हूँ ना, यहाँ पे दिखा देता है कि पेमेंट देखिए प्लीज सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चूज लेता हूँ ना माउस, लिखा था प्लीज सिलेक्ट द वैल्यू व्हेन पैन ऑफ लेंडर इज नॉट अवेलेबल। अवेलेबल जब नहीं है वो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है। एंड पेमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ये नीचे का तरफ आप देखेंगे ये होगा पैन सिलेक्टेड वैलिड लैंडलर अवेलेबल नॉन रेसिडेंट के लिए, और नीचे वाला जो क्या है ये पैन सिलेक्टेड आपका नॉट अवेलेबल, यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला जो है अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ये आपको यहाँ पे चूज कर लेंगे तो ये रह जाएगा आपको। या फिर आपके पास बैंक का पैन नंबर है तो आपको यहाँ पे ये ऊपर वाला में आपको ये चूज करके आपको पैन नंबर दे देना है, ठीक है, पैन नंबर भर देना है वहाँ पे। उसके बाद कहाँ से लिए, SBI से लिए, एक्सिस लिए या इजिप्ट लिए, ये इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भरेंगे ना तो फिर आपको एरर नहीं आएगा, क्योंकि आप बोले कि नेगेटिव में डाले तो नेगेटिव नहीं ले रहा है, लेगा क्यों नहीं लेगा। आप देखिए मैं अभी 2 लाख यहाँ पे नेगेटिव माइनस में डाला हूँ तो वो ले रहा है, लेगा ही जरूर, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए मैं 2 लाख यहाँ पे नेगेटिव नहीं डालूंगा ना, तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम कैसे, ये सैलरी इनकम देखिए 8,27,000 आ रहा है ना, इससे लेस होने के बाद ये आ रहा है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा ना, इनकम बढ़ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे इसको मैं, आप बोल रहे हैं ना, मैं इसको भी पॉजिटिव कर देता हूँ, आप बता रहे हैं इसको पॉजिटिव करता हूँ तो क्या होता है, देखिए इनकम मेरा बढ़ गया, इसीलिए इसको माइनस करना ही होगा, क्योंकि आपका होम लोन आपका लॉस में है तो आपको नेगेटिव दिखाना ही होगा, और नेगेटिव एरर नहीं आएगा वहाँ पे, वो 3 पॉइंट आप वहाँ पे भरेंगे तो ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये सब में आपको जीरो कर देना है, आपका ETCCG वगैरह ये आपका नहीं है तो आपको जीरो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स वाला जो है ना, ये वाला जो 23 नंबर जो टैब है ना, वो लास्ट में भरेंगे। ये जो टैक्सेबल इनकम आने के बाद डिडक्शन वगैरह सब कुछ देने के बाद, ये जो टैक्सेबल इनकम का हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम टैक्स भरेंगे कैलकुलेशन करके स्लैब का हिसाब से। उसके बाद आप रिलीफ में आपको जो 90 नंबर जो पॉइंट है, 90 नंबर जो आपका कॉलम है, उसमें उसके बाद आपको भरना होगा, ठीक है। 90 वाला जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो भरने के बाद उसके बाद आपके 90 वाला में देंगे कि कितना आपको रिबेट मिला है, कि आपका ओल्ड रिज्यूम में तो 5 लाख का नीचे रहेगा तो आपको रिबेट मिल जाएगा, वो न्यू रिज्यूम में क्या होता है 7 लाख का नीचे रहेंगे तो आपको रिबेट मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से देख के फिर सेम अमाउंट भरेंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे रिबेट नहीं भरेंगे तो आपके पास डिमांड आ जाएगा बाद में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। इसीलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये गलती ना हो, बार बार क्वेरी आ रहा है, इसीलिए मैं जानबूझ के इसको बनाया, ठीक है। ये इनकम टैक्स वाला आप खुद कैलकुलेशन करेंगे, इसी का बेस के ऊपर में 22 नंबर पर जो है कॉलम में जो आपका जो इनकम आ रहा है टोटल टैक्सेबल इनकम, उसी हिसाब से आपको ये टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। सरचार्ज हेल्थ उसी हिसाब से आपको करना होगा, नहीं है तो आपको 0 कर सकते हैं, ठीक है। 89 में रिलीव एडवांस एरियर का कुछ होगा तो आपको यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसको 0 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे TDS कोई Q1, Q2, Q3 या Q4 में जो TDS कुछ काटे होंगे उस स्टाफ का, तो यहाँ पे उसका TDS अमाउंट भरेंगे, ठीक है। TDS काटे होंगे तो जमा किए गवर्नमेंट को तो फिर यहाँ पे भरेंगे, TDS नहीं काटे तो इसको 0 कर देंगे। मेरा केस में 0 किया हूँ, आपका केस में हो सकता है कि TDS काटे हो तो यहाँ पे आपको फिगर भर लेना होगा, ठीक है। मेरा केस में इसको 0 किया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए कि कुछ रिपोर्टिंग है उसका TDS का ये हुआ है तो आपको यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसको 0 कर लेंगे। तो TDS आपको काटता है तो फिर आपको यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसको आप नहीं डालेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग टोटल टैक्सेबल इनकम इन कॉलम नंबर 13। कॉलम नंबर 13 क्या है आपको बता देता हूँ। कॉलम नंबर 13 क्या है, ये वाला जो है, इसमें जो TDS इंक्लूडिंग हुआ है, ठीक है, इसमें TDS इंक्लूडिंग होना जरूरी है, ठीक है। TDS ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका ये ग्रॉस सैलरी जो है ना TDS वाला इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा हो कि आपको मान लीजिए कोई मंथ में आपको सैलरी मिला 50,000, उसमें TDS 10,000 कट गया, सैलरी आपका क्या हुआ, वो 40,000 नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि 50,000 आपका सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी वही होगा, ठीक है। TDS जो काटे होंगे तो आपको ये वाला कॉलम में आपको भरना होगा, ठीक है। कहाँ पे गया, ये वाला कॉलम में आपको TDS भरेंगे, बाकी कुछ TDS नहीं होगा तो इसको 0 करेंगे। मेरा केस में TDS नहीं है, मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि हायर TDS डिडक्शन का जो है वो आपको काट रहे हैं क्या, आपका एम्प्लॉय का हायर TDS डिडक्शन नहीं काट रहे तो इसको आपको नो करना होगा। यहाँ पे चूज करेंगे नो, हायर TDS डिडक्शन मेरा केस में नहीं है, नो कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस जो HR है 1 लाख से एक्सीड है क्या, वो एग्जेम्पशन जो क्लेम कर रहा है 1 लाख से ज़्यादा सबका स्टाफ क्लेम कर रहा है, तो आपका 1 लाख से ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ पे येस करेंगे, और 1 लाख से कम क्लेम कर रहा है तो नो करेंगे, ठीक है। या फिर डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा है फिर तो नो कर देंगे। मेरा केस में 1 लाख से ज़्यादा कर रहा है तो 1 लाख से ज़्यादा आपका स्टाफ HR क्लेम करेगा, तो वो आपका क्या करना पड़ेगा, वो उसका जहाँ पे वो रह रहा है स्टे कर रहा है उसका लैंडलर का क्या करेगा कि उसका पैन नंबर आपको लगेगा, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप मान लीजिए कोई क्लेम नहीं कर रहा है या फिर 1 लाख से नीचे तो आप नो करके क्लेम कर सकते हैं। मेरा केस में 1 लाख से ज़्यादा है तो मैं इसलिए इसको येस किया हूँ। उसके बाद पैन नंबर भी दे दिया, उसका लैंडलर का नाम दे दिया। एक ही लैंडलर होगा तो यहाँ 1 देंगे, बाकी 1 से ज़्यादा होगा तो आप इसके में बाकी में ये 2 नंबर में 2 लैंडलर का इसका यहाँ पे है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो जितना लैंडलर होगा कि कोई स्टाफ 3 घर चेंज कर लिया 1 साल में तो आप इसका डिटेल्स यहाँ पे सेम एज इट इज ये भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ठीक है।
ध्यान रखेंगे कि आप 1 लाख से क्रॉस होगा तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना होगा। उसके बाद आपको लैंडर को 1 का इन्फॉर्मेशन भर लिया, लैंडर 2 का इन्फॉर्मेशन, लैंडर 3 का इन्फॉर्मेशन, ऐसे लैंडर 4 का इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। पैन नंबर कब देंगे कि आप जब 1 लाख से क्रॉस हो रहा है कि आपका क्लेम, ठीक है। ये होने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, येस करेंगे तब फिर माइनस फिगर वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन का अलाउ होगा, ये 3 चीज़, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे लैंडर जो आपका लोन लिए हैं ना बैंक से, उसका डिटेल्स यहाँ पे देखिए 3, एक पहला गया, 1 नंबर का गया। मान लीजिए कोई बैंक से 3 बैंक से लिए या 2 बैंक से लिए होंगे लोन, तो आपको हर बैंक का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरे केस में एक ही बैंक SBI से लिया हुआ है, इसलिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, ये ध्यान चीज़ रखेंगे। उसके बाद आपको ये चीज़ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सुपर अन्वेषण फंड का आपका कुछ है तो आपको येस करेंगे, अदरवाइज नो। मेरा केस में नो है, मेरे केस नहीं है तो नो कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं भरना होगा, नो जैसे ही कर दिया आपका ये सुन, तो यहाँ पे ये सब चीज़ भरना पड़ता है। मेरे केस में नो है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डालना होगा कि आपका सैलरी जो अटेंडेंस का हिसाब से कितना उसको सैलरी मिला है ड्यूरिंग द पीरियड में। यहाँ पे सेक्शन 17(1) में आपको डालना होगा। मेरा केस में 10 लाख है, बाकी उसको कोई ये नहीं है, अलाउंसेस प्रॉफिटेड वगैरह कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 कर दिया। ट्रैवल कंसेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो आपका होगा तो आप डाल सकते हैं। मेरा केस में कुछ नहीं, तो सिर्फ 10 लाख उसको दिया हुआ है। आपका ग्रेचुइटी वगैरह कुछ नहीं है, ये 0 में कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे, देखिए मैं HRA का क्लेम कितना किया है, 10 सबसेक्शन 13A में 1,20,000, इसलिए मैं वहाँ पे येस किया था। उसके बाद पैन नंबर दिया था। मान लीजिए वो HRA क्लेम करता 80,000 या 90,000, तो HRA का कैलकुलेशन का हिसाब से तो मेरे को वहाँ पे पैन नंबर देना नहीं पड़ता और येस भी नहीं करना पड़ता कि 1 लाख से क्रॉस नहीं हो रहा है, तो नो करता तो यहाँ पे डाल सकता था। या फिर मैं क्लेम भी नहीं कर रहा आपका स्टाफ, तो मैं 0 करूँगा, वहाँ पे नो करूँगा और पैन का जगह में कुछ नहीं भरूँगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद इसको आपको 0 करना है, 0 करेंगे। उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना आपको एग्जेम्पशन मिला, एग्जेम्पशन टोटल आपका एग्जेम्पशन मिला कितना। ये सब एग्जेम्पशन किसी में नहीं मिला है, सिर्फ इसी में लिए हैं, तो 1,20,000 का एग्जेम्पशन मिला है। उसके बाद आपको इनकम अंडर हेड ऑफ अदर सोर्स ऑफर्ड फॉर TDS के लिए कुछ आपका ये नहीं है, तो इसको आपको 0 करेंगे। आपका केस में होगा तो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन अभी क्लेम करेंगे, क्योंकि ओल्ड रिज्यूम में आपको डिडक्शन मिलेगा। ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख का मिलेगा, तो मैं 1.5 लाख पूरा क्लेम कर लिया हूँ। तो मैं ग्रॉस में 1.5 लाख और नेट में यहाँ पे डिडक्शन में भी वो 1.5 लाख ले रहा है, तो पूरा 1.5 लाख का यहाँ पे डाल दिया हूँ। 80CCC में कुछ नहीं है मेरा केस में, और आपका 80CC D1 में मेरा कुछ सबसेक्शन 1 में कुछ नहीं है, तो मेरे भी मैं नील कर रहा हूँ। आपका केस में होगा तो ग्रॉस में डालेंगे, उसके साथ डिडक्शन अमाउंट में भी उतना अमाउंट डाल देंगे। CC D1B में होगा तो आप यहाँ पे भी क्लेम कर सकते, जो MPS वाला जो क्लेम करते हैं ना 50,000 का, यहाँ पे आप दोनों जगह यहाँ पे 50,000 मान लीजिए, मैक्सिमम 50,000 डाला होगा, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 50,000 क्लेम कर सकते हैं। ये CC D1 में नहीं है, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद 80D जो मेडी क्लेम होता है ना, यहाँ पे 25,000 का वो क्लेम किया है, तो ग्रॉस में 25,000 और यहाँ पे डिडक्शन में उसका 25,000 डाल दिया हूँ, ठीक है। जितना जितना डालेंगे आपका वो जो सैलरी जो आपका ग्रॉस सैलरी जो डाल रहे हैं, उससे ये सब लेस हो जाएगा डिडक्शन और एग्जेम्पशन, ठीक है। उसके बाद आपको ये हायर एजुकेशन लोन के लिए 80 का कुछ नहीं है, डोनेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इसको 0 कर रहा हूँ। 80 TTA में कुछ नहीं, क्योंकि सेविंग में इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा तो मैं डिडक्शन लूँगा, और यहाँ पे 0 कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे रिबेट कब भरेंगे, जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिबेट भरना होगा, उतना अमाउंट को ध्यान रखेंगे। 5 लाख से नीचे ओल्ड रिज्यूम का और न्यू रिज्यूम का 7 लाख से नीचे है, तो आप रिबेट क्लेम करेंगे, पूरा अमाउंट रिबेट क्लेम करेंगे, नहीं तो नोटिस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चैप्टर BI अदर देन चैप्टर BI कुछ नहीं है, 0 कर देंगे। मेरा केस में नहीं है, आपका केस में होगा तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको तो पहले ये चीज़ ऑप्शन चूज करना होगा, मैं बता दिया हूँ इसको कि ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं या न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं। ओल्ड रिज्यूम में रहेंगे तो येस करेंगे, न्यू रिज्यूम में रहेंगे तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर स्पेशल अलाउंसेस कुछ नहीं है, तो 0 कर लेंगे। बाकी ये सब आपका केस में होगा या डालेंगे, अदरवाइज इसको 0 कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट ओल्ड रिज्यूम के लिए। न्यू रिज्यूम के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं क्या किया, सिंपली उसका यहाँ पे पैन नंबर भर दिया, कैटेगरी चूज कर लिया। यहाँ पे डेट ऑफ मेरा स्टार्टिंग से ही है, बीच में होता तो बीच का डेट देता और एंड का डेट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ा मेरे को, यहाँ पे उसको पी टैक्स वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट डाल दिया, और यहाँ पे होम लोन का उसको कुछ नहीं, ये नहीं है, तो मैं होम लोन का यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ। आपका होम लोन का होगा तो आप डाल सकते हैं, मेरा केस में कुछ नहीं, तो मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है।
बाकी उसके बाद आपको ये डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू रिजिम में ये टैक्स जो है वो बाद में निकालेंगे, क्योंकि आप ये वाला अमाउंट को देख के निकालेंगे। ठीक है, तो उसको ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको देखिए ये सब कुछ नहीं है मेरा केस में, आपका केस में होगा तो इसको आप येस नो कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ देख लीजिए, मैं सेम ऊपर वाला समझाया हूँ, इसलिए मैं इसमें समझा नहीं रहा। अब लोन वगैरह लिए होंगे तो इसमें भी वो आप चूज़ करेंगे, मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो मेरा केस में कुछ नहीं है। तो देखिए उसका ग्रॉस में कितना है, उसका ग्रॉस में उसका 5 लाख है। ठीक है, मैं तो ग्रॉस में यहाँ पे 5 लाख रुपया डाल दिया हूँ न्यू रिजिम में। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ग्रॉस इनकम उसका 5 लाख है और उधर से स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको कितना मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। तो उसका नेट इनकम कितना आ गया होगा सैलरी में, 4.5 लाख का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए 4.5 लाख का अभी ये आया, तो 4.5 लाख का ऊपर आपको अभी टैक्स निकालेंगे। टैक्स अभी निकालेंगे। देखिए ये 4.5 लाख आ गया। अभी आपको टैक्स निकालने के लिए क्या कैसे, देखिए ये 4.5 लाख का आ गया। अभी यहाँ से अभी आपको टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालेंगे, 4.5 लाख है, न्यू रिजिम में अप टू 3 लाख तक नील है, यानी 4.5 लाख से 3 लाख लेस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 लाख रहेगा। उसका ऊपर आपको 5%, क्योंकि 3 लाख से लेके 6 लाख का 5% आता है, तो 5% लगाएंगे तो कितना आएगा, 7,500 रुपये का आपका आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, 7,500 रुपया आप डाल देंगे, क्योंकि जितना टैक्स आ रहा है आपको इसमें उतना डालेंगे तुरंत। उसके बाद आपको रिबेट में चला जाएंगे, 90 वाला कॉलम में चला जाएंगे, उतना अमाउंट आपको वहाँ पे डालेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जितना टैक्स आएगा वहाँ पे डालने के बाद आप रिबेट उसमें मिल रहा है, क्योंकि उसका 7 लाख से नीचे है, तो फिर आपको रिबेट मिल रहा है तो आपको रिबेट का उसमें डाल देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रख के करेंगे, नहीं तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे भी 7,500 का डाल देंगे, डाल दिए। उसके बाद अभी हम लोग फिर चलेंगे, अभी न्यू ओल्ड रिज्यूम में कितना टैक्स आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे ही ये कितना आया है, ये अभी ये आया है 4,52,500। तो आपको पता है कि ओल्ड रिज्यूम में 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख का में कितना पड़ता है, 5% पड़ता है। तो 5 लाख से आपको लेस कर देना है, आपको क्या कितना करना है, 4,5250 माइनस इसमें कितना कर लेस कर देना है, 2.5 लाख लेस कर देना है। जो अमाउंट आया उसका ऊपर आपको 5% करना है। कितना आ रहा है, 10,125 रुपया। तो 10,125 रुपया। ध्यान रखेंगे जो आपका टैक्स निकाल रहे हैं ना, क्योंकि आप रिबेट में आ जाते हैं तो इसीलिए हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रिबेट मिल जाता है ना, तो रिबेट बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से रिबेट मिलता है, जो आपका जो ओल्ड रिज्यूम के लिए 12,500 और न्यू रिज्यूम के लिए 25,000 का जो है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड करने के पहले। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिबेट मिला तो हेल्थ एजुकेशन में कुछ नहीं रह रहा है। आपका केस में रिबेट से ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट सब हेल्थ एंड एजुकेशन में भी आपको डालना होगा, क्योंकि मेरा केस में रिबेट में है। तो यहाँ पे मैं तुरंत अभी 90 में चला जाऊँगा। 90 में जाके उतना अमाउंट डालूंगा, 10,125। ठीक है, 10,125 डाल दिया। अभी हम लोग चलेंगे, अभी हम लोग इसमें चलेंगे। अभी देखिए कितना शॉर्ट TDS काट रहा है, आ रहा है या जीरो आ रहा है। ये चीज़ ध्यान से देखेंगे कि आप भरने के बाद ये देख लीजिए कि यहाँ पे TDS कितना शॉर्ट आ रहा है या क्या आ रहा है। यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है ना, तो फिर आपको दिक्कत आएगा। यहाँ पे देखिए नेट टैक्स लायबिलिटी में यहाँ पे जीरो आना चाहिए, जीरो आएगा तो परफेक्ट है और टैक्स आप कैलकुलेशन परफेक्टली कर लेंगे। ध्यान से नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा तो उसको ध्यान से देख लीजिए कि TDS ज़्यादा काट लिए होंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, उसको ध्यान से आपको देखना होगा। लेकिन नेट लायबिलिटी आपका कुछ नहीं आना से आपको पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ये सब चीज़ करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। जहाँ पे आपको फाइल है वहाँ पे आपको सेव करना है। मेरा डेस्कटॉप में है, मैं सेव कर लेता हूँ। मैं जैसे जैसे स्टेप बताया ना ऐसे ही करेंगे, नहीं तो गलती आ जाएगा। फिर आप मेरे को क्वेरी करेंगे कि होम लोन का नेगेटिव में लेने से एरर आ रहा है। नहीं आएगा। देखिए मैं अभी आप ही के सामने जनरेट कर रहा हूँ, कहाँ एरर आ रहा है मेरे को बताइए, कहाँ एरर आ रहा है। नहीं आएगा। आप ठीक से करेंगे ना तो ये एरर आने का चांस ही नहीं रहेगा। आप एरर इसीलिए आ जाता है कि आप वहाँ पे ये चूज़ गलती कर देते हैं। मैं अभी इसको ये करके मेरा जो फोल्डर है TDS करके फोल्डर हुआ है मेरा,
चलिए यहाँ पे न्यू एक टैब बना देता हूँ, ओपन, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्रिएट फाइल करूँगा। यहाँ पे मेरे को CSV फाइल जो डाउनलोड किया हूँ उसको यहाँ पे देना है। मेरा CSV फाइल जहाँ पे है मैं दे दूँगा, आपका जहाँ पे होगा वहाँ से दे देंगे आपको, ठीक है। मेरा वाला वो वाला फोल्डर कहाँ मेरे को मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे सेव हुआ है। एक बार इसको सर्च कर देता हूँ। यस, फाइल करके मेरा, क्योंकि आपका फाइल जो ये देखिए मेरा आ गया। इसको अभी मैं, ये हमारा CSV पहले इसको ओपन कर लिया। उसके बाद ये जो फाइल जनरेट करेंगे, कहाँ पे जनरेट करेंगे, जहाँ पे आप सेव करके रखें वहाँ पे आप जनरेट कर लेंगे तो बेटर है। तो मैं अभी डेस्कटॉप करके, मैं अभी यहाँ पे मेरे को TDS वाला फोल्डर क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे शायद कुछ मेरा बहुत बार कुछ काम हुआ है ना TDS का, इसीलिए सा ये हुआ है। तो आपका TDS का फाइल जहाँ पे आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को यहाँ पे एक जगह डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आप जहाँ पे फोल्डर बनाए वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। मेरा बहुत सारा फोल्डर है डेस्कटॉप में, इसलिए कंफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं डेस्कटॉप में ही डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डेस्कटॉप में डाल देता हूँ। उसके बाद वैलिडेट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा क्या हो रहा है अभी, देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल हुआ। कहाँ एरर आ रहा है, वो जो FB फाइल अभी जनरेट हुआ होगा जहाँ पे आप सेव करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मिल नहीं रहा था आपके जहाँ पे है वो फोल्डर में FB फाइल को जिप बना के उसको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करना है उसका भी ऑलरेडी मेरा वीडियो मेरा चैनल में मिल जाएगा। कहाँ एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा। देखिए वैलिडेट हो गया, ओके करेंगे तो वैलिडेट हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा है। आप क्यों इतना ये कर रहे हैं कि आप ठीक से नहीं डाल पा रहे हैं, इसीलिए एरर आ रहा है। ये आपको होम लोन वगैरह का डालने के लिए, और या फिर जो 1 लाख से ऊपर वाला आपको HRA क्लेम करेंगे तो वो चीज़ सब भरना पड़ेगा। ध्यान से चीज़ भरेंगे तो कहाँ एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं जैसे बोला ऐसे ही करिए, कोई एरर नहीं आएगा। इसमें कोई हेल्प मिला आपको, सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई इसमें आपको पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।